के कुछ लोग अगर मिल के कोई लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहते हो और साथ अपनी लाइबिलिटी भी लिमिटेड करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था लाइबिलिटी लिमिटेड तो तभी हो सकती है अगर उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाओ। लेकिन वो फलाह बहबूद के मंसूबे को अगर आप कंपनी बना के करोगे तो हमने कहा था नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आएगा, और लिमिटेड जब आएगा तो लोग डोनेशन नहीं देंगे क्योंकि ये कंपनी नजर आएगी लोगों को। तो यहाँ पे हम चाहते थे कि लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो और साथ वर्ड लिमिटेड भी ना। तो ऐसे में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी एक्ट ने गुंजाइश रखी हुई है सेक्शन 42 के अंदर कि आप क्या कर लो, एससीसीपी से जाके एक लाइसेंस ले लो। एससीसीपी से जाके एक लाइसेंस ले लो तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी और नाम के साथ से वर्ड लिमिटेड भी रिमूव हो जाएगा, लेकिन बैकएंड पे आप कंपनी ही रहेंगे, ये याद रखिएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि सर एससीसीपी के सामने ये लाइसेंस लेने के लिए हमें कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। अगर आपको याद हो मेरे बच्चे, कितनी कंडीशन थी यहाँ पे? 4 कंडीशन थी कि मकसद वो रखेंगे जो कंपनी एक्ट ने बता रखे हैं, जो हाँ डिविडेंड पे नहीं करेंगे, जो कमाएंगे मकसद को प्रमोट करने के ऊपर लगा देंगे, और उसके बाद कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, सादा अल्फाज में। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि ये जिन कंडीशंस की बेस पे आपको लाइसेंस मिल रहा है, इन कंडीशंस को अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का हिस्सा बनाना है, या कम से कम इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट का इनको बनाओ। अगर नहीं भी बनाओगे, कानून आज के बाद यही समझेगा कि ये मेमोरेंडम और आर्टिकल का हिस्सा ही है। उसके बाद अगर आपको याद हो मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि जिस एससीसीपी ने आपको लाइसेंस दिया है, अगर कुछ रीजंस उसके सामने आए तो वो क्या कर सकता है, आपको लिखकर रिटर्न ऑर्डर के साथ एक सुनने का मौका प्रोवाइड करने के बाद आपके इस लाइसेंस को रिवोक भी कर सकता है। और हमने वो सारे रीजन मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, वो एक एक करके हमने डिस्कस किए थे हैं, जिसमें मान लो कि कुछ रीजन ऐसे थे कि जो कंडीशंस हैं उनको पूरा ना किया हो, जो जिन रिक्वायरमेंट्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना था उनको ना किया हो, या कंपनी 1 साल तक कुछ उसने किया ही ना हो, मेंबर की तादाद 3 से कभी कम हुई हो, उसके बाद और बड़ी सारी इस तरह की मिलती जुलती कंडीशन 4 की तरह की कंडीशन थी, अगर आपको याद हो। फिर हमने डिस्कस किया था कि जब इसका लाइसेंस रिवोक हो गया, लाइसेंस रिवोक होने के बाद कंपनी के ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कंपनी ने कर दी थी। उन रिक्वायरमेंट्स में से अगर आपको याद हो मेरे बच्चे, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था उसने क्या करना है, अपनी एक्टिविटीज को स्टॉप करना है। हाँ, जो पैसा है एसोसिएशन का किसी की तरफ, वो रिकवर कर सकती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि किसी को सॉलिसिट नहीं करना, डोनेशन के लिए अगर कोई लेकर आ जाए उसे एक्सेप्ट नहीं करना। फिर क्या करना है, जिस दिन लाइसेंस रिवोक हुआ था, रिवोक होने के 90 दिन के अंदर आपने उसके सारे एसेट किसी और एसोसिएशन को प्रेफरेंस उसको दें जिसका काम सिमिलर या आइडेंटिकल हो आपसे, उसको आपने ट्रांसफर करने हैं। हाँ, ट्रांसफर करते वक्त आप कुछ पैसे बचा के रख सकते हो ताकि आगे जाके इस कंपनी की वाइंडिंग अप में आपके काम है। फिर हमने डिस्कस किया था जब वो एसेट ट्रांसफर कर दोगे, एसेट ट्रांसफर होने के 15 दिन के अंदर, यहाँ पे एक बात हमने डिस्कस की थी, मैक्सिमम 90 दिन है जिसमें ये काम करना है। लेकिन अगर 90 दिन से पहले कर लोगे तो वो रिपोर्ट, जो कंप्लाइंस रिपोर्ट आपने तैयार करके जमा करनी है, उससे पहले भी बना के जमा करवा सकते हो। लेकिन मैक्सिमम कितने दिन है आपको रिपोर्ट बना के जमा करवाने के? 15 दिन। लेकिन वो 90 दिन से 15 दिन मैक्सिमम। लेकिन मेरे से अगर आपने पहले वो एसेट ट्रांसफर करने वाला सारा काम पूरा कर लिया तो उससे पहले रिपोर्ट बना के आप रजिस्ट्रार को जमा करवा दो। लेकिन 90 दिन के बाद मैक्सिमम 15 दिन, ये याद रखिएगा। जब आपने रिपोर्ट जमा करवा दी कंप्लायंस की, तो फिर हमने डिस्कस किया था रजिस्ट्रार क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर रजिस्ट्रार एक्सेप्ट कर लेगा, अगर कर लेगा, अगर उसने इनकार कर दिया फिर तो मामला दो चाहो। अगर रजिस्ट्रार ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस की तारीख के 30 दिन के अंदर अंदर, फिर आपने क्या करना है, रजिस्ट्रार को अप्लाई करना है कि सर वो आपके रजिस्टर में हमारी कंपनी का नाम नजर आ रहा है, उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। लेकिन अगर कुछ ना बचा हो, लेकिन अगर आज भी कुछ आपके हाथ में हो एसोसिएशन का, तो फिर आप वाइंडिंग अप करो। एसोसिएशन कह लो या कंपनी का कह लो, चलो कंपनी तो थी ना बैकएंड में। अगर कंपनी का आज भी आपके पास कुछ है पड़ा हुआ एसेट वगैरह में, तो फिर वाइंडिंग अप। अगर कुछ नहीं बचा तो फिर क्या कर दो, जस्ट नाम स्ट्राइक ऑफ कर दो। फिर हमने डिस्कस किया था कि ये सारे काम करना बोर्ड की जिम्मेदारी है, कंपनी की मैनेजमेंट करेंगे, जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना कर रहा हो तो फिर हमने डिस्कस किया था कि एससीसीपी क्या कर, एससीसीपी रजिस्ट्रार नहीं, वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटर वो सारी जिम्मेदारी पूरी करेगा जो कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी, ये सारे काम फिर कौन करेगा? फिर एससीसीपी कर, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। फिर अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि जब ये सारा काम, जो एसेट ट्रांसफर हो गए, तो एसेट ट्रांसफर होने की तारीख से अगले 5 साल तक जिसके एसेट ट्रांसफर हुए हैं एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट के, उसका कोई भी डायरेक्टर यानी कि कोई भी मेंबर या ऑफिसर, मेंबर ये 2 बंदे हैं, या इनका कोई रिलेटिव उस एसोसिएशन में जिसमें एसेट ट्रांसफर हुए किसी तरह की कोई पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यानी कि मेंबर ऑफिसर के अलावा बाकी लोग जो वहां पे जा सकते हैं। तो ये मेरे बच्चे हमारा सारा प्रोसेस है इसका, एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे। इसको बार बार आपने रीड करना है ताकि ये आपको ये जब क्लास में दोबारा रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसको दोबारा भी देख रहे हैं। नहीं बेटा, आज हमने सीखना है कि किस बनती कैसे, और यहाँ पे हम 3 से 4 तरह की चीजें पढ़ेंगे। इन 3-4 तरह की चीजों को आपने अलग अलग दिमाग में रखनी है। एक तो यहाँ पे सीखेंगे कंपनी की रजिस्ट्रेशन, यानी कि कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे करवाते हैं।
फिर जब रजिस्टर्ड करवा रहे होंगे उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन जमा करवानी होगी, हम इसको पढ़ेंगे। दो ये अलग चीजें हैं, यानी कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के या इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस प्रोसेस हमने डिस्कस करना है, वो अलग है। और जब प्रोसेस फॉलो करके हम कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे होंगे, उस प्रोसेस में कुछ डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन जमा करवानी है, ये कौन से डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन होंगे, इसको भी पढ़ेंगे। और फिर जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो मेरे बच्चे उसका कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा रजिस्ट्रेशन का, हम वो डिस्कस करेंगे। और आखिर पे मेरे बच्चे अगर किसी कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाए जितने होने चाहिए, उसका क्या इफेक्ट होगा, ये डिस्कस करेंगे। ये हमारे आज का कोशिश करेंगे, आज हम इसको पढ़ लें। अगर कोई कमी वैसी रह भी गई मेरे बच्चे, जब हम दोबारा इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह ईद के बाद, हम इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे। ले बेटा, सबसे पहले देखिएगा ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर, ये भी पढ़ा है हमने, ये याद करने का इसको शुरू करने लगे थे, लेकिन मैंने कहा कि चलें जरा इसको कल देखिएगा। ऑब्लिगेशन, ये तो सॉरी, ये तो पढ़ लिया था, ये कल हमने पढ़ लिया था। और इसमें क्या था कि जहां पे भी कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या कोई एंटिटी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां पे जो लोग हैं उनकी तादाद 20 से ज्यादा, तो हमने डिस्कस किया था उनका ऑब्लिगेशन है कंपनी एक्ट 2017 के तहत कि वो अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करें। कंपनी के तौर पर, कंपनी एक्ट 2017 के तहत बनती ही कंपनी है, तो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करें। लेकिन यहाँ पे फिर हमने इसकी एक्सेप्शन डिस्कस की थी, 4 तरह की एक्सेप्शन थी कि ऐसा पाकिस्तान में जो इदारे जो ऑलरेडी किसी और कानून के तहत रजिस्टर्ड हो चुके हैं पाकिस्तान में कंपनी के अलावा, उनको दोबारा कंपनी में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, मतलब वो जो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं सादा अल्फाज में। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई ज्वाइंट फैमिली बिजनेस हो तो उसको भी कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं। और फिर हमने, और जो चाहे उसमें जितने मर्जी लोग हों, फिर हमने डिस्कस किया था अगर ज्वाइंट फैमिलीज की पार्टनरशिप हो, यानी कि एक से ज्यादा फैमिली मिलकर पार्टनरशिप करें, एक भी फैमिली है जितने मर्जी लोग हों, कोई दिक्कत नहीं, उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड ना हो, कोई खानदानी कारोबार कर रहे हैं। फिर हमने डिस्कस किया था, लेकिन अगर 2 खानदान अलग मिलकर अपनी पार्टनरशिप बना लें तो वहां पे बच्चों को निकाल के अगर तादाद 20 से ज्यादा नहीं तो फिर उनको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। और फिर हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी चाहे जितनी मर्जी तादाद हो, उनको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं होती। तो ये मेरे बच्चे एक्सेप्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट थी। और फिर मेरे बच्चे आज हमने डिस्कस करना था मॉड ऑफ फॉर्मिंग ए कंपनी, यानी कि कंपनी कैसे कैसे बनाई जा सकती है। सबसे पहले देखिएगा कि अगर तो आप बनाना चाहते हो पब्लिक कंपनी, 3 लोग हों वो कंपनी बनाना चाहते हो, तो आप वो कौन सी बना सकते हैं, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट भी बना सकते हैं, लेकिन हम बात करने लगे पब्लिक की, यानी कि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए लाजमी तौर पे कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 3 लोग होने चाहिए। लेकिन सर अगर कोई 2 बंदे कंपनी बनाना चाहते हैं, फिर हम कहेंगे पब्लिक नहीं बना सकते, प्राइवेट बना सकते हैं अदर देन सिंगल मेंबर। तो सर कोई एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, हमने कहा हाँ, वो कौन सी है, सिंगल मेंबर। यानी कि एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे तक मिलकर लोग कंपनी बना सकते हैं। एक बंदा सिंगल मेंबर बना ले, 2 बंदे प्राइवेट कंपनी बनेगी अदर देन सिंगल, पब्लिक नहीं बनेगी, उसके लिए कम से कम 3 लोग चाहिए। और 3 लोग हों तो कौन सी कंपनी बना सकते हैं, पब्लिक। तो यही बात मेरे बच्चे, 3 आर मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस मे बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू मेमोरेंडम, ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि जब ये लोग कंपनी बनाएंगे मिलकर 3 या 3 से ज्यादा लोग, तो वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स लाजमी बनाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, इनमें होता क्या वो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो अगर हमने कंपनी बनानी हो तो कंपनी बनाने हम ही बनाने जा रहे हैं, हम मान लो यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा लोग हैं और हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक पब्लिक कंपनी बनाने जा रहे हैं, तो हम उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में एक मेमोरेंडम भी होगा और आर्टिकल्स भी। और आर्टिकल्स के अंदर हमने एज ए कंपनी बनाने वाले लोग मेंबर, वो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है या बानी लोग, हमने वहां पे अपने नाम लिखने होते हैं कि हम वो लोग हैं जो कंपनी के बानी लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है। तो ये अपने नाम सब्सक्राइब करके, मतलब मेमोरेंडम और आर्टिकल में बानी लोगों के तौर पे अपने नाम लिखकर ये क्या कर सकते हैं, एक पब्लिक कंपनी बनवा सकते हैं। और दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पब्लिक कंपनी, डेफिनेटली वो साथ क्या करेंगे, कंपनी एक्ट की जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करें और क्या बना ले, कंपनी। यानी कि 3 या 3 से ज्यादा लोग मिलके मेमोरेंडम और आर्टिकल बना के उसमें अपने नाम लिखें और बाकी जो एक्ट की रिक्वायरमेंट्स उसको पूरी करके कौन सी कंपनी बना ले, पब्लिक। और इसी तरह 2 या 2 से ज्यादा लोग बिल्कुल ऊपर ही की तरह मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाएं, उसमें अपने नाम लिखें और जो एक्ट की रिक्वायरमेंट है प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए, वो उसके तहत क्या कर ले, उसको पूरी करके वो क्या एक प्राइवेट कंपनी। अच्छा देखो यहाँ पे कह रहे हैं 2 और मोर पर्सन सो एसोसिएट में इन लाइक मैनर, मतलब ऊपर की तरह जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, उसकी तरह वो क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। उसके बाद ये बड़ा है, अगर कोई बंदा सिंगल मेंबर कंपनी बनाना चाहता हूं तो मेरे बच्चे इसको जरा देखिएगा। मिस्टर ए, मिस्टर ए मेरे बच्चे एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाह रहा है, और वो प्राइवेट कौन सी है, सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी। ये चलो सिंगल मेंबर प्राइवेट, ये पहले बाद में लेकर, सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहे हैं मेरे बच्चे, मिस्टर ए। अब जब ये कंपनी रजिस्टर्ड करवाने जा रहा होगा ना, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार उसको कहेगा सर अकेले ही हो, कहता हाँ, कहता सर कल मर गए तो फिर क्या होगा,
हाँ तो पक्की बात है ना भैया, खुदा ना खासा ये भी तो जब हम अकाउंट ओपन करवा रहे होते हैं बैंक में, बैंक वाले भी तो कहते हैं ना सर कल आप नहीं होंगे तो आपकी जगह पे कौन होगा, है वहां पे तो हम सारी बात है, जेन्युइन बात है। आप ये कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो मरना ही कौन है, ऐसा तो नहीं कह सकते लब आप करें। तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रार ने यही बोला कि सर कल आप नहीं होंगे तो आपकी जगह पे कौन होगा, क्योंकि अकेले ही हो। तो क्योंकि एकदम से अगर आप ना रहे तो वैसे आम कंपनीज के अंदर एक से ज्यादा लोग होते हैं, डायरेक्टर वगैरह मेंबर, अगर कोई ना भी रहे तो बाकी लोग संभाल लेते हैं काम को। लेकिन सर आप तो एक ही हो, अगर आप भी ना रहे तो फिर कंपनी को फौरन मामला को कौन संभालेगा, वो तो रुल जाएगी कंपनी, फौरन से खत्म हो जाएगी है। तो यहाँ पे इसको फिर कानून की एक रिक्वायरमेंट है कि सर आप अकेले हो और कंपनी रजिस्टर्ड कराने जा रहे हो सिंगल मेंबर, तो फिर आप क्या करते हो किसी और बंदे का नाम, चलो इसका नाम रख दो मिस्टर एन, एक नॉमिनी अपॉइंट करोगे। क्या अपॉइंट करोगे, अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करोगे, कल मैं नहीं हूंगा तो मेरी जगह पे ये बंदा फौरन मामला को संभालेगा। इसको क्या बोलेंगे, नॉमिनी। तो ये किसी बंदे को डोमिनेट कर देगा, नॉमिनी अपॉइंट कर देगा। अब अगली बात, ये तो इतनी सी ही बात है कि सिंगल मेंबर क्या करेगा, कंपनी को रजिस्टर करवाते वक्त अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा। लेकिन दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है, पेपर में जो पूछेगा, आप ऐसा कर दो सिंगल मेंबर ने जो नॉमिनी अपॉइंट किया है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होंगी एट द डेथ ऑफ सिंगल मेंबर। जब वो मर गया फिर ये आएगा सामने, और जब ये सामने आया इसकी दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो उसके मरने के बाद उसके कारोबार को संभालेगा, और दूसरे नंबर पे उसके उसके जो कारोबार था, जो भी जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कानून है, जो विरासत के कवानीन है, अगर तो वो मुसलमान था तो जो मुसलमानों के हैं, अगर वो गैर मुस्लिम था तो जो उनके विरासत के कवानीन है, उन कवानीन के तहत इस मिस्टर ए की वो जो जायदाद कंपनी उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी उस प्रॉपर्टी को उसकी औलाद में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, औलाद को ट्रांसफर करेगा। याद रखोगे इस बात को कि सिंगल मेंबर कंपनी में कुछ चीजें हैं जो आपने दिमाग में रखनी है। सिंगल मेंबर कंपनी बनाते वक्त जो मेंबर है उसने एक अपना नॉमिनी अपॉइंट करना है, नॉमिनी अपॉइंट करेगा। और नॉमिनी की क्या जिम्मेदारियां हैं, जब वो सिंगल मेंबर मर गया, मरने के फौरन बाद एक तो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करेगा है, ताकि इंतजाम को चलाएगा, और दूसरे नंबर पे वो क्या करेगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है, ये कंपनी भी उसकी प्रॉपर्टी है मरने वाले की, उसको जो भी हमारे कवानीन है मुल्क के विरासत के, जो मुल्क के कह लो या जो हमारे इस्लाम के कवानीन, अगर वो मुसलमान था तो उसके तहत उसके वुरसा को ट्रांसफर करेगा। ये दो जिम्मेदारियां। अब अगली बात, उसके बच्चे थे तीन, अज्यूम कर लो कि उसके तीन बच्चे, और ये जो प्रॉपर्टी जब वो सिंगल मेंबर था उसके जो शेयर थे इस कंपनी के, डिवाइड जब हुए इन तीनों बच्चों में डिवाइड हुए। अब मुझे बताओ क्या अब भी एक ही मेंबर है या एक से ज्यादा हो गए मेंबर, एक से ज्यादा हो गए बच्चे। अब ये मेंबर क्या हो गए, एक से। अब ये नहीं बेशर्मी दिखानी सर ये ज्वाइंट शेयर होल्डर हो गए, नहीं नहीं वो कुछ और मामला है। तो अब ये क्या हो गए, एक से ज्यादा मालिक हो गए, तो यहाँ पे फिर ये कंपनी वो प्रोसेस फॉलो करेगी जहां पे ये अदर देन सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो। अगर बच्चा एक ही हो तो फिर वो सिंगल मेंबर के तौर पे चलती रहे, उसकी जगह पे वो बन जाएगा मेंबर। लेकिन अगर औलाद ज्यादा हो, और वो ये भी हो सकता है औलाद बाकी कह के देखें ये सारे शेयर वो फलाने फलाने जो प्लॉट फ्लूट वो हमें दे दें, ये सारे शेयर उठा के हमारी ये बहन है ये भाई है इसको दे दें सारे, तो फिर भी ऐसे भी। लेकिन अगर जो भी हो किसी भी तरीके से अगर उसकी ये जो शेयर्स हैं एक से ज्यादा बंदे को ट्रांसफर हो गए, मुंतकिल हो गए उसकी औलाद में, तो फिर वो क्या बन जाएगी, फिर अदर देन सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। उसको फिर प्रोसेस को फॉलो करके उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद रखोगे मेरे बच्चे इन बातों में, ये काफी अहम है, अभी टेस्ट नहीं हुआ। कहता है कि एनी वन पर्सन मे फॉर्म ए सिंगल मेंबर कंपनी बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी एंड सच अदर रिक्वायरमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड। यानी कि प्राइवेट कंपनी बनाने की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करके, या कोई और रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शेल, इसमें सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कितने लोग होंगे, एक ही बानी होगा, कंपनी बनाने वाला एक ही है जो इसका मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाएगा, और उसमें बानियों के तौर पे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम के तौर पे अपना ही नाम लिखेगा। शेल नॉमिनेट ए पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ द डेथ, ये याद रखना, ये जो नॉमिनेट करेगा जिस बंदे को, ये कब आएगा, उसके मरने पे, उससे पहले नहीं मेरे बच्चे आएगा। याद रखोगे, ये ना होगा उसकी जिंदगी में आगे करके चल तू निकल मैं कंपनी मैनेज करूंगा, ना ना मेरे बच्चे। इसकी बारी कानून कह रहा है कि इसने कब आना है वाला, नॉमिनेट एट दी इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सोल मेंबर, वो जो अकेला बंदा जो मालिक था उसके मरने पे शेल बी रिस्पॉन्सिबल, इसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होगी नॉमिनी की। अब वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, कहता है ट्रांसफर द शेयर्स टू द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज सब्जेक्ट टू द सक्सेशन टू बी डिटरमिन्ड अंडर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि वो क्या करेगा, वो जो मर गया उसके जो वरसा हैं उनमें उसकी शेयर जो उसके ट्रांसफर करेगा, और जो कैसे ट्रांसफर करेगा, जो विरासत के कवानीन हैं पाकिस्तान में उसके तहत, जो इस्लाम जो अगर वो मुसलमान था, एंड इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम जो भी उनके अपने रिस्पेक्टिव लॉ उसके तहत वो क्या करेगा, उस शेयर उसके शेयर्स को कंपनी के उसके वरसा में ट्रांसफर करेगा। उसके बाद एंड एंड का मतलब प्लस,
ये भी जिम्मेदारी है उसकी। वो क्या है, मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी एज ए ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है, जो मैनेज कर रहा होता है किसी चीज को, लेकिन उसका बेनिफिट किसी और को मिल रहा होता है। यानी कि ये नहीं कि वो कंपनी खुद चलाएगा जब तक ये शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे और सारा फायदा उठा के घर लेके जा रहा हूँ। फायदा उसके बच्चों को ही मिलेगा, लेकिन जब तक ये तय नहीं हो जाता कि किसको ट्रांसफर होगी, कौन बनेगा इसके मेंबर है, शेयर किसको ट्रांसफर, उस वक्त तक ये बंदा ट्रस्टी के तौर पर मैनेज करेगा, बेनिफिशियरी नहीं, ट्रस्टी के तौर पर। यानी कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इसकी होगी टिल द टाइम द टाइटल ऑफ द शेयर आर ट्रांसफर। जब तक ये शेयर ट्रांसफर नहीं हो जाते उसके भरोसा को, उस वक्त तक ये ट्रस्टी के तौर पे उस कंपनी को मैनेज करता रहेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर ट्रांसफर इज मेड इन टू मोर देन वंस लीगल ईयर्स, the company shall cease to be single member company and comply with the requirements provision related to the conversion to a private company other than single member। यानी कि एक से ज्यादा वर्षा को ट्रांसफर हो गए शेयर्स, तो फिर ये मजीद सिंगल मेंबर नहीं रहेगी और इनको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर। पता नहीं ये बातें समझ आ भी नहीं है, देख लीजिएगा मेरे बच्चों। सॉरी साहब, कुछ समझ आएगी बात, देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक में क्या थी, बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉमिनी। सिंगल मेंबर कंपनी के मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉमिनी ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। इस दफा जब पेपर देने जाओगे तो पेपर जब खोलोगे तो उसमें नजर आएगा आपको। अच्छा, ये बातें मैं हर टॉपिक के साथ वैसे कर सकता हूँ, और फिर जब आप पेपर खोलोगे पक्की बात है किताब में से ही आना, फिर आप कहेंगे सर बड़े पहुंचे हुए थे। सर ने जब ये टॉपिक शुरू किया था ना, सर ने बोला था जब पेपर शुरू करोगे तो ये चीज होगी, तो मेरी मौजें नहीं लगी हैं, क्योंकि हर टॉपिक के साथ मैं ये लफ्ज कह देता हूँ। अब ये याद रखिएगा, आएगा किताब में से ही सादा बात। लिमिटेड लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी, ये तो पता नहीं उस बेचारे को दोबारा उसको पता है, इन बच्चों को पता चल गया कि कंपनी फॉर्म्ड एज अ मे बी कंपनी विदाउट, यानी कि जो ऊपर की कंपनियां बननी है प्राइवेट और पब्लिक, वो यानी कि ऊपर की जो एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे कंपनियां बना रहे हैं, वो कैसी हो सकती हैं, वो लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, गारंटी भी हो सकती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली भी हो सकती है। वो हमें पता है कि लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है, गारंटी क्या होती है और अनलिमिटेड, ये थोड़ा थोड़ा हमें वैसे आइडिया, उसको उसने बताया, मैंने बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले पढ़ लिया। लो बेटा, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कल अगर आपका दिल कर रहा हो कि भैया मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो भाई खाली दिल करने से तो कंपनी बनेगी नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका दिल कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल करने से तो खाली बनता कौन नहीं, उसके लिए उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा, जो कि आप माशाल्लाह वो पूरा कर रहे हो, और अल्लाह करे ये जल्द ब जल्द ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे उसमें जाहिर बात है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। लिमिटेड देखिएगा प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर कंपनी बनानी हो उसका प्रोसेस क्या होगा। देखो मेरे से, जब आप कंपनी बनाने, अच्छा एक और चीज देखिएगा, ये पक्का करके दिमाग में रखना, जब भी हम कोई कंपनी बनाने जा रहे होंगे, और कंपनी बनाने का मतलब क्या, आप कोई इंसान बनाने जा रहे हो, और इंसान की सबसे मेन शिनाख्त क्या होती है, उसका नाम। याद रखना, जब भी आप कंपनी बनाने जा रहे हो सबसे पहले आपने, इसका मतलब आप दुनिया पर एक इंसान लेकर आ रहे हो, और वो इंसान बगैर नाम के नहीं हो। यानी कि कंपनी बनाने से सबसे पहले जो काम करना है आपने, अभी रजिस्टर्ड भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं किया आपने, पता नहीं कल बनेगी भी कि नहीं कंपनी, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे, रजिस्ट्रार मुंह पे ना मार दे डॉक्यूमेंट्स, उसके बावजूद एक काम जो रजिस्ट्रार से पहले से तय कर लोगे, आप उससे पूछ लोगे, वो कंपनी का नाम है। इनके सबसे पहले कंपनी बनानी है तो आपने क्या सोचना है, उस कंपनी का नाम, क्योंकि नाम होगा तो डॉक्यूमेंट्स उस नाम से बना के लेके जाओगे ना। जब मुझे बताओ, जब आई कैब पे रजिस्टर्ड हो रहे थे, आपने लिखा था अपने नाम की जगह पे मिस्टर एक्स वाई जी, पता नहीं कौन है, अभी नाम रखा नहीं, और वो बच्चा रजिस्टर्ड हो रहा हो आई कैब में, इज इट पॉसिबल, है ही नहीं मेरे बच्चे। अगर किसी चीज को किसी बंदे ने कहीं पर रजिस्टर्ड होना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, नाम, क्योंकि डॉक्यूमेंट देने ना रजिस्ट्रेशन के लिए, और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसका नाम होना चाहिए, उस बंदे का। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने कंपनी बनानी है, कंपनी बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, आपने उसका नाम सोचना है, और खाली सोचना काफी नहीं, आपने उस नाम को रजिस्ट्रार से कंफर्म भी करना है कि सर ये नाम अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो दो रशीद हो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे दो कंपनियां सेम नाम पर नहीं हो सकती। याद रखोगे, किसी भी कंपनी का नाम ऑलरेडी जो कंपनी हो उससे सेम मिलता जुलता भी नहीं हो सकता। ये तो पता ना, हर कंपनी अपनी गुडविल होती है, ये ना हो कि आप रातों रात कंपनी अपनी भी उसी नाम पर, जो आप भी एक नेस्ले खोल के बैठे हो पाकिस्तान में, है आज ही मन कर रहा है कि आपने एक पकड़ा बोर्ड लगाया नेस्ले का, चलो भैया मैंने भी कंपनी बना ली, भैया उसकी जो गुडविल जो बेचारी ने सदियों लगा के बनाई, और आपने रातों रात उसको कैश करना शुरू कर दिया। तो कंपनीज की गुडविल होती है, और गुडविल का मतलब क्या है, उसका नाम जो लोगों के दिमागों में है। इसलिए आपको कभी भी किसी एक कंपनी के नाम जैसा मिलता जुलता या उस तरह नाम रखने की इजाजत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई यूनिक नाम देखोगे और उसको कंफर्म करोगे रजिस्ट्रार से, सर बताओ क्या ये नाम किसी और कंपनी का तो नहीं रखा हुआ, आप मुझे बता देंगे नाम मेरे लिए अवेलेबल है कि नहीं। जैसे होता है ना, जब आप कोई लॉगिन आईडी वगैरह बना रहे होते हो, ईमेल बना रहे हो आप चाहे,
तो वो कहते हैं कि सर ये भी अवेलेबल नहीं, सर ये भी नहीं। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ पता नहीं कोई अंडरस्कोर पता नहीं क्या कुछ लगा लगा के कर रहे होते हो, ये अवेलेबल है। और फिर आप हैरान होते हो, यार देखो मेरा नाम ये है, दुनिया में कोई बंदा इस चीज को पहले लेके बैठा हुआ है। भाई इतनी दुनिया, अब बोलो क्या लग रहा है आपको इतना दिमाग काम कर रहा है? और आपका तो एक वो है आई कैप का रिजल्ट है। जो लोग जिनकी रेफर्स आई हैं या जो पास हैं, आप ऐसा करें वो जो रिजल्ट शीट होती है आई कैप की, उसमें अपना नाम डाल के देखिए, देखना आप जैसे और कितने बच्चे होंगे वहां। वो चंद हजार लोग हैं, उसमें आप जैसे पता नहीं कितने नाम निकलेंगे। वो कहेगा रिलेटेड सर्चेज आर 53, यानी कि खुर्शीद 53 खुर्शीद और भी। तो ये तो आम सी बात है भैया, यहाँ पे सेम नाम हो सकता है। तो भैया प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहला काम क्या करना है? नाम सोचना है और उसकी अवेलेबिलिटी कंफर्म करनी है कि अवेलेबल है भी कि नहीं, किससे? रजिस्ट्रार से। फिर जब नाम कंफर्म हो गया, अब आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे हैं, और डॉक्यूमेंट्स बना के किसको जाके जमा कराओगे? रजिस्ट्रार का। ये हमारे रजिस्ट्रार सामने मेरे बच्चे, हर शाख पे उल्लू बैठा है। क्या इंजाम गुलस्ता कुछ इस तरह का कोई शेर है, बोली मारो। लो बेटा, अगर तो उसने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया, वो क्या कर देगा? आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड कर देगा। और रजिस्टर करने के बाद एविडेंस क्या होगी? आपकी कंपनी बन गई है, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा कि आपकी कंपनी क्या होगी? इनकॉर्पोरेट होगी। जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, इस बात की एविडेंस है कि आप वाकई ही ये कंपनी बन गई। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे आप किसी को कह रहे हो कि भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कहेगा भैया दिखाओ सर्टिफिकेट दिखाओ, ये सर्टिफिकेशन है। तो अगर तो आईकेएप ने आपको अभी तक सर्टिफिकेट इशू नहीं किया, आपने चाहे पेपर सारे पास कर लिए, याद रखना अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं। आपकी कंक्लूसिव एविडेंस क्या होगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो कि नहीं? हाँ, जब सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। नहीं बेटा, यही बात लिखनी है पेपर में, जरा थोड़ी सी ना, ये जो आंखें हैं ना मेरे बच्चे, इनको आंखों के तौर पे ही इस्तेमाल करना। वहां पे जाके ना ये खुदा ना खासा काल डोडे बन जाती। अब मुझे खुद नहीं पता ये होते क्या है, पंजाबी में कहते हैं तेरी खाने के काल डोडे। अब पता नहीं वर्ड्स वगैरह, ये कोई फल होगा, कोई ऐसा वैसा जो गोल मटोल है, फल की तरह होगा ना कुछ तो होगा जो पंजाबी में बोलते हैं। ले बेटा, तो ध्यान रखना है किस चीज का? भाई वहां पे प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछ रहा है, या कंपनी बनाते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन जमा कराने हैं आपसे, वो पूछ रहा है। ये अलहदा है, नाम इसका कुछ और है, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, लेकिन क्या? डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन। क्या बोला? डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन। इसको पेपर में पूछा तो सबके तोते उड़ गए, किसी को उनका तोता मिल ही नहीं रहा। वो कहते ये कहां से आ गया भैया, ऐसा तो कुछ था ही नहीं हमारी किताब के अंदर। भाई ध्यान से पढ़ोगे तो नजर आएगा ना। उसने कहा कि कंपनी बनाते वक्त वो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन बताओ जो हम जमा कराते हैं। सब नहीं माशाल्लाह पहुंची हुई कौमें तो हैं, सब ये लिख कर आएगा। वो पागल पी के बैठा हुआ पेपर चेक करने में, कि टॉपिक उसने अगला पूछा हो और आंसर आप यहां से कर रहे हो और आपको नंबर दे देगा। सर कुछ तो दे देगा, पुप्पी का पुत्र है, कुछ तो दे देगा। अच्छा, ऐसे लग रहा था जैसे अपना ही है कोई, क्यों कुछ दे देगा यार? अगर कुछ लिखा होगा तो कुछ दे देगा, नहीं तो मेरे बच्चे ऐसे तो नहीं होता है। अब हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर जो भी मामला है, क्या मैं दे दूं जाके पेपर? भाई मेरी कुछ तो लिहाज रखेगा वो, कुछ नंबर दे देगा मुझे, पेपर पास कर दे, नहीं दे देगा। आई क्या देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन यूजुअली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर तो प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछे, इस लफ्ज पे ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के लिए कुछ और है, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कुछ और। तो प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होगा? ये चार बात। सबसे पहले क्या करना है? नाम, गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। नाम सोचो और उसकी अवेलेबिलिटी कंफर्म करो, कैसे? रजिस्ट्रार से। नाम भी आपने खुद रखना है, यानी कि रजिस्ट्रार को कहो कि अच्छा नाम बता। मेरे बच्चे ये क्या करना है? नाम खुद सोच के आपने रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना है कि सर मुझे बता दो क्या ये नाम मेरे लिए अवेलेबल है और सूटेबल भी है कि नहीं, कोई एतराज तो नहीं आपको? कुछ नाम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो एतराज हो सकते हैं नाम के ऊपर। कहता है गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नेम सोच के उसकी अवेलेबिलिटी कंफर्म करो आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं, किससे? रजिस्ट्रार से, एससीसीपी से नहीं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के जितने मामला हैं ये सारे के सारे रजिस्ट्रार के साथ होते हैं, एससीसीपी के साथ नहीं होते। रजिस्ट्रार कहाँ पे बैठे होते हैं? वो यार ओरिजिनल ऑफिस एससीसीपी के। एक्चुअली एससीसीपी वहां पे खुद थोड़ी बैठा होगा, वैसे अगर बात करूं उन्हीं के जैली इदारे हैं, तो वहां पे कौन बैठा होगा? रजिस्ट्रार। तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के मामला सारे किससे करोगे आप? रजिस्ट्रार से। हाँ, जहां पे कोई रजिस्ट्रार बात नहीं मानेगा फिर हम जाएंगे एससीसीपी के पास। एक कंडीशन। उसके बाद प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरा, प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब नाम कंफर्म हो गया, अब इस नाम से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने शुरू कर। डॉक्यूमेंट्स कौन से? मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रपोज कंपनी। देखो प्रपोज कंपनी क्यों बोल रहा है? अभी बनी नहीं, जो कंपनी बनने जा रही है उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अलॉन्ग विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। साथ कुछ और जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो भी देखेंगे, जगह जगह पे आएंगे इस तरह के।
डायरेक्टर्स के नामों की लिस्टें, ये फलानी, ये डिक्लेरेशन, ये वो सारा कुछ जो भी है, पर आप ये लफ्ज याद रखना। मेमोरेंडम आर्टिकल पर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लेकर किसके पास जाओगे? रजिस्ट्रार के पास। और फाइल द अबव डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उन डॉक्यूमेंट्स को बना के घर नहीं रख लेना, बल्कि उनको जमा करवाना है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। साथ एक एप्लीकेशन भी लेकर जाओ, सर ये डॉक्यूमेंट्स हम ले हैं, हमें कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करना। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करके एक रजिस्ट्रार शैल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद। अगर रजिस्ट्रार सर्टिफाई होगा कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, तो वो क्या कर देगा? आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड कर देगा। भाई प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है? नाम की अवेलेबिलिटी कंफर्म करनी है रजिस्ट्रार से। अवेलेबिलिटी जब कंफर्म होगी, उस नाम से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो, जैसे खास तौर पे मेमोरेंडम आर्टिकल प्लस अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स बना के आपने किसको जमा करवाने हैं? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को जब जमा करवा दी, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? अगर सेटिस्फाई हो गया, फिलहाल हम यही बात करें, वो सेटिस्फाई हो गया, तो वो क्या करेगा? आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करके एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, जो इस बात की कंक्लूसिव एविडेंस होगी कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। तो पेपर में जब वो प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछे, तो यही बातें बतानी है मेरे बच्चे, जो भी आपने पढ़ी। याद रखोगे, मुश्किल बात तो नहीं, आसान ही है ना, मुश्किल तो नहीं है इसमें कुछ भी। सर आपको लग रहा होगा ना मुश्किल, नहीं, हमें तो मुश्किल ही मुश्किल लग रहा है। 4 बातें सर कैसे याद करेंगे? सर कैसे पता चलेगा हमें कि सबसे पहले नाम की अवेलेबिलिटी कंफर्म करानी है? सर नाम कंफर्म होगा तो सर कैसे पता याद रखेंगे हम कि उसके बाद हम उसके डॉक्यूमेंट तैयार करने, मेमोरेंडम आर्टिकल? सर कैसे पता चलेगा उन डॉक्यूमेंट्स को उठा के हमने रजिस्ट्रार को फाइल करना है? सर हमें खाद याद रहेगा कि उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा? हमें सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। सर ये चारों बातें हमें याद नहीं रहनी, लेकिन करनी तो है, क्योंकि पेपर पास करना है कि नहीं। लो बेटा, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्ट्रार को जमा करवा दिए, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड कर देगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी तरह का कोई डिफेक्ट हो, देखो अगर तो सारा कुछ सही हुआ, इट्स ओके, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, समझाने की बात करो। लेकिन अगर किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई डेफिशिएंसी हुई, तो रजिस्ट्रार क्या कहेगा आपको? चलो सर इस डेफिशिएंसी को रिमूव करो। आपने क्या करना है? आपने उस डेफिशिएंसी को रिमूव करना है। ये नहीं कहना कि देख मैं किसके, मुझे पता है मैं हाफिज साहब का कुछ लगता हूं। वो कहेगा सर जिसके मर्जी कुछ लगते हो आप, इस डेफिशिएंसी को क्या करो? रिमूव करो। जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बोले वो पूरे करो सर। अगर आपने डेफिशिएंसी को रिमूव ना किया, या आपने डेफिशिएंसी फुलफिल कर दी लेकिन रजिस्ट्रार उससे खुश ना हुआ, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक आपने डेफिशिएंसी पूरी। डेफिशिएंसी क्या होती है? जैसे आप आई कैप को रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स भेजते, तो अक्सर आई कैप कह देते हैं सर आपने ये जो साथ वो लगाया ना, रिजल्ट कार्ड लगाया, आपने वो इंटरनेट से लेकर उसको साथ लगा दिया, सर ओरिजिनल की कॉपी लगाए, टेस्ट करवा। तो ये क्या है? एक डेफिशिएंसी है, यानी कि कोई चीज थी लेकिन उसको जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं है। तो कहेगा सर उस तरह करो जिस तरह होनी चाहिए। या सर कोई डॉक्यूमेंट्स बीच में मिसिंग है, यानी कि जो चीज वो कह रहा हूं आपको उस तरह सही कर दो। अगर आपने ना किया, या जो कर दिया उसके कहने पे कुछ, लेकिन उससे मुतमिन ना हुआ, सर जिस तरह मैं कह रहा हूँ ये अभी भी उस तरह नहीं है, तो क्या कर देगा? आपकी कंपनी को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर देगा। और अगर उसने आपकी कंपनी को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर दिया, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है रिफ्यूजल के 30 डेज के अंदर, 30 दिन होते हैं आपके पास उसके इनकार करने के बाद, आप एससीसीपी को जाके अपील कर सकते हो। फिर एससीसीपी का इस मामले में जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा। फाइनल का मतलब आप किसी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। एससीसीपी ने कह दिया रजिस्टर करो तो रजिस्टर्ड होंगे, एससीसीपी ने कह दिया नहीं रजिस्टर्ड हो सकते तो नहीं हो सकते। याद रखोगे इस बात को, ये जरा देखिएगा। ये हमने ये थोड़ा सा पढ़ा है अगले, लेकिन उससे पहले ये देखिएगा फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। अब मैंने अभी आपको बताना था, उसने पेपर में पूछा कि हमें वो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स बता दो जो कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते वक्त हम रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं। अब बच्चों को लग रहा था कि शायद वहां पे वो प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछ रहा है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं पूछ रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है? आपसे बड़ा वाजे करके पूछ रहा है, मुझे वो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त हम रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं। तो जिन बच्चों ने प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा होगा, शायद बड़ी मुश्किल से उसको 4 में से आधा नंबर दे दिया होगा। चलिए कुछ तो लिखा है इसने, लेकिन मेरे से आधे नंबर से तो कुछ नहीं बनेगा। कहता है देयर शुड बी फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑन एप्लीकेशन ऑन द स्पेसिफाइड फॉर्म, यानी कि जब आप कंपनी के वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे तो साथ एक एप्लीकेशन लेकर जाओगे, और एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, और साथ ये जो एप्लीकेशन जो फिल करके जो भी चीजें वो किसी फॉर्म के, जैसे आई में रजिस्टर्ड होते हैं कोई फॉर्म होता है ना, जो फिल करके लेके जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और क्या कंटेनिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि 7 फॉर्म में आप एक एप्लीकेशन और कोई फॉर्म वगैरह जिनके साथ ये डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन लगे होंगे, आप जाकर रजिस्ट्रार को जमा करवाओगे। और वो कौन कौन से हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन? कहते हैं एक डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस, एक हलफनामा, डिक्लेरेशन कहते हैं हलफनामे को, एक हलफनामा के सर हमने कानून की पासदारी कर दी है।
यानी कि कंपनी एक्ट 2017 ने जो रिक्वायरमेंट्स रखी थी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स, वो सारी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी कर दी है। ए डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एक्ट 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स दरकार होती हैं कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक, सर वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी कर दी। एक तो इसका हलफनामा कि हम सच सच बोल रहे हैं, हमने सब कुछ कर दिया है। उसके बाद दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, जो कंपनी बनने जा रही है उसका मेमोरेंडम भी साथ लेके जाना है। और इस मेमोरेंडम के ऊपर सारे जो लोग हैं, जो सब्सक्राइबर पढ़ेंगे इसको, जो कंपनी के बनाने वाले हैं, उन सारे सब्सक्राइबर के सिग्नेचर आने चाहिए। और किसी ना किसी विटनेसेस होता है ना, शहादत किसी के सामने, यानी कि जैसे वो होता है ना, आप लोग वो करवा के लेके जाते हो, डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के लेके जाते हैं, यानी कि किसी विटनेस की मौजूदगी में, गवाह की मौजूदगी में आपने क्या करना है, उसको ऊपर साइन करके तारीख लिख के लेके जाना है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम क्या हो, मेमोरेंडम बनाया हो, उस पर सारे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम में किसी गवाह की मौजूदगी में साइन करके और उसके ऊपर तारीख लिख कर लेकर गए। आर्टिकल भी इसी तरह बनाए, आर्टिकल बनाए हो। और ऑप्शनल पर ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, ये ऑप्शनल का मतलब क्या होता है। ये नहीं कि आर्टिकल बनाओ या ना बनाओ, इसका मतलब कुछ और है, वहां पे जाके हम डिस्कस करेंगे। साथ मैं अभी बता देता हूँ। आर्टिकल्स में दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन इस चीज का, क्योंकि मोस्टली कंपनी होती है वो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल होती है, तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है उसके लिए ऑप्शन है किस चीज का, या तो आपने खुद आर्टिकल बना लो या हमने बना के रखे हैं, इन दोनों में से एक ले लो। बनाने हैं, होने होंगे सही आर्टिकल्स, बगैर आर्टिकल्स के कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, लेकिन ऑप्शन किस चीज का है, चाहे खुद के बनाकर ले आओ चाहे बने बनाए ले लो। आप जाते हो डॉक्यूमेंट्स लेके, आर्टिकल नहीं लेकर गए, हमने कहा सर वो आपने जो बनाए हुए ना वही हमारे आर्टिकल्स, ये ऑप्शन होता है आपके पास, याद रखोगे इस बात को। पढ़ेंगे इसको चैप्टर 2 के अंदर जाके, वहां पे दोबारा आएगा ये ऑप्शन वाला सारा मामला, समझा रहा हूं अभी कि आपने देखो मेमोरेंडम तो हर एक कंपनी ने अपना अपना बनाना है, वो तो हर एक का यूनिक है। आर्टिकल्स में क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, और ये मोस्टली कंपनीज के जो लिमिटेड बाय शेयर होते हैं मोस्टली मिलते जुलते ही होते हैं। इसलिए जो हमारे ये जो कंपनी एक्ट 2017 है, इसमें आर्टिकल बने बनाए उन्होंने पहले बना के रखे हैं कि कल जब वो कंपनी रजिस्टर्ड कराने जा रहे हो, आप क्या कर लो, ये बनाए बनाए आर्टिकल साथ ऐड कर लो, कॉपी करके इसको आप उसमें ऐड कर लो। नहीं तो वैसे ही नाम भी लेकर जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये आपके आर्टिकल्स आपके, यानी कि समझो कि आपकी कंपनी का हिस्सा है। कुछ ना लेकर जाओ, ये आर्टिकल आर्टिकल बन जाते हैं उनके बने। अपना लेकर जाओगे तो वो आर्टिकल्स होंगे। खैर इसको सीखेंगे आगे जाकर। और आर्टिकल भी उसी तरह मेरे बच्चे अगर खुद के बना के लेके जा रहे हो, जब उनके अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर साइन करके विटनेस की मौजूदगी में, गवाह की मौजूदगी में तारीख लिख के लेके जाना। एंड अभी देखो कंपनी बनी नहीं है, आगे जाके डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जब कंपनी बन जाएगी ना उसका अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस मेरे बच्चे एक ऐसा जगह होती है जहां से कंपनी के साथ किसी ने कोई काम बातचीत करनी हो, कोई कम्युनिकेशन करनी हो, कॉरेस्पॉन्डेंस करनी हो, कोई चीज जाके डॉक्यूमेंट्स देखने हो, या कंपनी ने किसी से कोई रब्ता करना हो, सब कुछ खतो खताबत रजिस्टर्ड ऑफिस के जरिए होती है। इंतहाई अहम ऑफिस, इंतहाई अहम, समझ लो कि जिसका होता है ना कि इंसान के अंदर दिल होता है, इसी तरह ये कंपनी का दिल होता है, जहाँ पे सब कुछ है। या ये कह लो चलो इंसान का दिमाग होता है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस इंसान का दिमाग है, या ये कह लो दिलो दिमाग है। लो बेटा, तो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ये एक ही होता है किसी भी कंपनी का, पढ़ेंगे चैप्टर 2 में जाकर। लो भैया, अब पेपर में पूछेगा मुझे वो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन बता दो जो कंपनी को रजिस्टर कराते वक्त हम रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं। ये प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं पूछ रहा खुदा के लिए। जब वो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन की बात करे फिर ये वाली बातें, अगर वो प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछे फिर इससे पहले जो आपने पढ़ी है, इन दोनों में आपने अगर मान लो समझ नहीं आ रही सर डॉक्यूमेंट्स या प्रोसेस, फिर दोनों लिखो, रौड़ा ही मुके। सारी बात है मेरे बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने दोनों लिख दिए, समझ नहीं आई सर डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा था, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था या प्रोसेस पूछ रहा था, दोनों लिख दो, लिखा हुआ नजर आ जाए कहीं पर भी वो आपको नंबर दे दे। ये नहीं कि पहले सही लिखेंगे सर, पहले अगर गलत लिख दिया बाद में सही लिखा हमने, पहले हमने उससे पूछे थे डॉक्यूमेंट्स, पहले हमने प्रोसेस लिखा फिर डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन लिखी, फिर भी नंबर देगा। लिखो तो सही, उसको कम से कम बताओ तो सही। हाँ थोड़ा सा गुस्सा आएगा उसको, जो आपने उसको मेहनत को बढ़ाया है, वो वहां तक पहुंच रहे, उसने कहा ऊपर पहले बकवास की फिर आप सही कर रहे नीचे, चल फिर भी 4 नंबर थे तो 2 नंबर तो भी कम से कम बनते हैं फिर। याद रखोगे इस बात को। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो जमा करवाने, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, उसके बाद क्या हमने कंपनी 2017 की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, उसके बाद मेमोरेंडम साइन हुए हो सब्सक्राइबर तो मेमोरेंडम की तरफ से, आर्टिकल्स उसके ऊपर भी साइन हो विटनेस की मौजूदगी में, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस, यानी कि कहता है कि एन एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड एंड नोटिफाइड। जब कंपनी बन जाएगी ना, कंपनी बनने के बाद रजिस्टर्ड ऑफिस बनेगा उसको,
जब तक कंपनी नहीं बनी तो एक जगह एड्रेस दे देंगे, सर जब तक हमारी कंपनी नहीं बनी तो हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस तो होगा नहीं। तो सर उससे पहले भी तो हमारी कोई कोई डेफिशिएंसी आपने भेजनी हो, हमसे कोई बातचीत करनी हो, सर कोई ना कोई एड्रेस तो होना चाहिए। वो कहेगा बिल्कुल होना चाहिए, भेजो कोई एड्रेस। तो हम क्या कर देंगे, कोई भी किसी का घर, चाहे किसी डायरेक्टर का, किसी मेंबर का, जो भी है, तो हम उसका कोई कोई भी जगह, या जिसको हमने फ्यूचर में रजिस्टर्ड ऑफिस ही बनाना है, उसका एड्रेस जो लिखना है। ठीक है, फिलहाल रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का ही होता है, फिलहाल कंपनी नहीं बनी, अभी कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हो। उससे पहले जो भी आप दे रहे होंगे जस्ट एक एड्रेस दे रहे होंगे, याद रखोगे। जब कंपनी बन जाएगी फिर उसका क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस हो। नहीं समझे क्या पढ़ा अभी आपने, एक प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रेशन के वक्त हम जमा करवाते हैं। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चार चीजें, नाम सोचना है, अवेलेबिलिटी कंफर्म करनी है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह बना के सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल कर देंगे। रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। फिर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन है जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त फाइल करना होता है रजिस्ट्रार को, हमने कहा सर एक डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस होगा, मेमोरेंडम होगा, आर्टिकल्स होंगे और कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस होगा। चार बातें हैं, डिक्लेरेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल और कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस। ये मेरे से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हम रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं। याद रखोगे इस बात। लो बेटा अगली बात, अभी मैं आपको बता रहा था कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन किसको जमा करानी है, रजिस्ट्रार को। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हुआ तो आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देगा और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। लेकिन अगर सेटिस्फाई ना हुआ तो कोई डेफिशिएंसी भेजेगा आपको, सर डेफिशिएंसी पूरी करो। तो जितने दिनों में कहेगा ना उतने दिनों में डेफिशिएंसी पूरी करने के यहाँ पे दिन नहीं लिखे हुए। जैसे आप लोगों को बच्चों को जब डेफिशिएंसी आती है ना, उसमें लिखा होता है कि भाई इस लेटर की तारीख के 10 दिन के अंदर आप हमें डेफिशिएंसी को पूरा करो। फिर जब लेटर की तारीख देते हो कोने में तारीख लिखी होती है ऊपर, है मान लो कि ये जो लेटर इशू हुआ है 10 जून को इशू हुआ है, नीचे क्या लिखे हुए थे, इस लेटर की तारीख के 10 दिन के अंदर डेफिशिएंसी पूरी करो। तो फिर कहां तक पूरी करनी है, 20 जून तक। याद रखोगे इस बात को, समझाने के लिए बात करो। तो डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए कोई तारीख नहीं होगी, तो जो भी उसने कहा होगा जितने दिनों में कहा होगा डेफिशिएंसी को पूरा कर दो अगर हो। और अगर आपने पूरी ना की और अगर की उस पूरी की हुई डेफिशिएंसी पे अगेन वो खुश नहीं है तो आपकी कंपनी को रजिस्टर करने से इनकार कर देगा। और इनकार कर दिया तो फिर कोई और ऑप्शन है, हाँ, रिफ्यूजल के 30 डेज के अंदर आप एससीसीपी को जाके अप्लाई कर दीजिए। फिर एससीसीपी का जो भी फैसला होगा उसके ऊपर वो फाइनल होगा। कोई दिक्कत तो मेरे, कहता कि where the registrar is of the opinion that any document or information contain any matter contrary to law, जो कानून के मुताबिक चीज होनी चाहिए थी रजिस्ट्रार की नजर में वो उस तरह की नहीं है, और डज नॉट अदरवाइज कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट, यार जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी थी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो रही है, आर इज नॉट कंप्लीट ओइंग टू डिफेक्ट, या वो जो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि हो सकता है मेमोरेंडम में मिस है, आर्टिकल मिस है, या वो कम्युनिकेशन को एड्रेस नहीं दे रखा, कोई भी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन लेकर गए थे उसमें कोई कोई चीज मिस हो, या जो है उसमें कोई डिफेक्ट हो, एरर हो या ओमिशन हो। ओमिशन वो चीज होती है जो होनी चाहिए थी ना हो। आर इज नॉट प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड, या जो चीज ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए थी ऑथेंटिकेटेड अल्फाज है बस उसने लिख रखे हैं, यानी कि कोई चीज कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, या जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ना हो, या उसमें कोई डिफेक्ट हो, एरर हो, या कोई ओमिशन हो, या प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड ना हो, द रजिस्ट्रार में आइदर रिक्वायर द कंपनी टू रिवाइज डॉक्यूमेंट। अगर इस तरह का मामला हो वो कहेगा सर इन डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, आप इसको क्या कर दो, रिवाइज दोबारा जमा करवाओ। द रजिस्ट्रार में आइदर रिक्वायर द कंपनी टू रिवाइज डॉक्यूमेंट आर रिमूव द डिफेक्ट आर डेफिशिएंसी विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। या तो डॉक्यूमेंट्स ही रिवाइज कर दो सारे के सारे, नए सिरे से जमा करवा दो, या सिर्फ ये चीजें लाके मुझे फलानी तारीख तक जो कि वो बताएगा स्पेसिफाइड पीरियड, इतने दिनों में इस डेफिशिएंसी को पूरा कर दो। बात समझ आ रही। और अगर आपने पूरा ना किया तो रजिस्ट्रार कंपनी को रजिस्टर करने से इनकार कर देगा। वेयर द एप्लीकेंट फेल टू रिमूव द डेफिशिएंसी कन्वेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, द रजिस्ट्रार में रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, और रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया तो उसके बाद ऑप्शन अपील टू द कमीशन, और कितने अरसे में, 30 डेज के अंदर। सब्सक्राइबर ऑफ द, देखो अभी कंपनी के मेंबर नहीं बोला इनको, हाँ, जब याद है मेंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जिनको शेयर किसी भी तरीके से जिनको शेयर अलॉट हुए हो, और गारंटी लिमिटेड कंपनी में जो जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में नाम आ रहा जिसका भी वो मेंबर हो।
तो गारंटी लिमिटेड में, यानी कि ये 3 तरह के लोग थे जो मेंबर बनते थे। इसलिए मेरे बच्चे लफ्ज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सब्सक्राइब, मेंबर नहीं बोला, क्योंकि मेंबर हमेशा कंपनी का होता है। यही मेंबर भी होंगे लेकिन कंपनी बनने के बाद। फिलहाल ये सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ही कहता है कि आर एनी ऑफ देम अथॉराइज्ड बाय देम इन राइटिंग, या उनमें से कोई एक बंदा अगर बाकी उसको इजाजत दे देंगे, जा इस तरह के मामले में तू हमारे बिहाफ पे जाकर रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल, यानी कि सॉरी एससीबी के बाद विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल प्रेफर एंड अपील टू द कमीशन एंड ऑर्डर ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड। देखो रिफ्यूजल के 30 दिन, जिस दिन रिफ्यूजल हुई है उसके 30 दिन होंगे आपके पास अपील करने के लिए। अगर 30 दिन गुजर गए तो अपील का हक खो देंगे, अब वो कंपनी नहीं बनेगी या नए सिरे से दोबारा प्रोसेस फॉलो करें। बेटा क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन, कंपनी को रजिस्टर करने का क्राइटेरिया, इफ द रजिस्ट्रार इज सर्टिफाइड, बता रहे हैं अगर रजिस्ट्रार को सर्टिफाई हो गया कि सारी रिक्वायरमेंट कंपनी 2017 की कंपनी की रजिस्ट्रेशन की आपने पूरी कर दी है, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी पूरा आपने फॉलो कर लिया, और आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो भी सही सारा फाइल कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग आपने कंप्लीट कर दी, तो वो क्या कर देगा, आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देगा। कहते हैं रजिस्ट्रार इज सर्टिफाइड, ऑल द रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर दी एंड द रूल्स ऑफ रेगुलेशन मेड देयर हैव बीन कंप्लाइड विद, द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द मेमोरेंडम एंड अदर डॉक्यूमेंट्स डिलीवर्ड टू यू। वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे उनकी क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन कर देगा और कंपनी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। और क्या क्या निशानी है, एविडेंस है कि आपकी कंपनी वाकई ही बन गई है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके अलावा मेरे बच्चे कोई हतमी बात नहीं है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं। अगर रजिस्ट्रार आपको फोन करके कहे सर मुबारक हो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, तो मेरे बच्चे फौरन ये बात सुन के आपने लड्डू बांटने नहीं निकल जाना। क्यों बोला, अभी इस बात की एविडेंस नहीं है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं। हाँ, जब आपको लेटर मिले, एक कोई डॉक्यूमेंट मिले और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो, अब मेरे बच्चे जाके लड्डू खरीदो और उसको बांटो। याद रखोगे इस बात को। कहता है और रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रार शैल इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल देयर शैल स्टेट, यानी कि रजिस्ट्रेशन की निशानी क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब अगली बात पेपर में पूछ सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या कुछ आ रहा होता है। भाई उस कंपनी के बारे में जो भी मेन बातें हैं, भाई उसका नाम क्या है? उसकी उस कंपनी में मान लो कि उसका काम क्या है, उसका मकसद क्या है सादा अल्फाज में, या उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, प्राइवेट है या पब्लिक है, ये पूछेगा। कॉन्टेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के कॉन्टेंट्स बताओ। और जब पेपर में आ गए ना मेरे बच्चे, ये सबसे आसान चीज है। और आप वहां पे मुंह उठाया होगा आसमान की तरफ और सोच रहे होंगे, ओए यार इतनी सौखी चीज, ओए होए कोई क्या था इसमें, कोई साथ वाले ने कुछ लिखा है? था तो बड़ा आसान है लेकिन याद नहीं है, तो मेरे बच्चे ये याद करके जाना। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या कुछ आएगा, द नेम एंड रजिस्ट्रेशन। अब याद ज्यादा मुश्किल हो ना तो आप ऐसा करना, अपना जो स्टूडेंट कार्ड है ना आई कैप का, उसको निकाल के देख लीजिए, बड़ी सारी मिलती जुलती बातें उसी तरह की हैं। यानी कि आप अगर नाम देखो तो आपका क्या नाम लिखा हुआ उसके ऊपर, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ, क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखी होगी उसके ऊपर। तो 3 का चीजें तो आपकी मेरे बच्चे आपके इस कार्ड से पूरी हो जाएंगी, बाकी आपको खुद देखना पड़ेगा, ये याद करके लेना। वो क्या है, कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, और लाइबिलिटी लिमिटेड है या लिमिटेड है, और अगर लिमिटेड है लिमिटेड बाय गारंटी है या शेयर कैपिटल। प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड अनलिमिटेड, लिमिटेड है तो मजीद, प्राइवेट यानी कि गारंटी है या शेयर कैपिटल। याद रखोगे इस बात को, वही याद रखोगे। क्या बना, कॉन्टेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो भैया क्या होंगे कंटेंट उसके, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लिमिटेड है नहीं पहले चलो, पब्लिक है प्राइवेट है, लिमिटेड है अनलिमिटेड है, लिमिटेड है तो हाँ लिमिटेड बाय गारंटी है या शेयर कैपिटल। तो मेरे बच्चे ये याद कर लेना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब पेपर खोलोगे ये सवाल लिखा होगा और आपने गौर नहीं की होगी, वो 3-4 नंबर का होगा, उस वक्त बड़ी मुश्किल से 2 बातें ये वाली लिख सकोगे, और बाकी पता नहीं क्या लिखोगे वहां पे, वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मेरे बच्चे उसके पास यही होगा ना सोल्यूशन, उसने तो इससे कंपेयर करना है, तो फिर आप कहेंगे सर कुछ तो दे देगा नंबर। क्यों देगा भैया, फिर अगेन वही ले बेटा। तो कंक्लूसिव एविडेंस क्या है, लड्डू का बांट रहे हैं। कहता है सर्टिफिकेट शैल बी साइन बाय द रजिस्ट्रार एज ऑथेंटिकेटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफिशियल सील, यानी कि ये निशानी ये ना हो कि बगैर साइन किसी को हुई ना ऊपर। तो रजिस्ट्रार जब सर्टिफिकेट इशू करेगा उसके ऊपर क्या करता है, अपने साइन करता है। क्या रजिस्ट्रार खुद ना साइन कर रहा हो तो उसका अथॉराइज बंदा कोई उसके ऊपर साइन करके रजिस्ट्रार वाली मोहर भी लगाएगा, यानी कि साइन भी नजर आ रहे होंगे और साथ क्या होगी, उसकी स्टैंप भी लगी होगी। कहता है द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, हतमी शहादत यही है कि सर्टिफिकेट यानी कि आपकी कंपनी बन गई। The conclusive evidence that the requirement of company Act 2017 as to registration have been complied with that and the company is duly registered under this act, वो क्या होगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
तो भैया इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर अगर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी अब इसके बाद इसका क्या इफेक्ट होगा? नहीं बेटा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, याद है बचपन में हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, और मैंने कहा था इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी या कॉन्सिक्वेंसेज, और इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन एक ही बात है, लेकिन चीजें डिफरेंट हैं, अल्फाजों को मतलब बता रहा हूं। मतलब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। अब जरा पेपर में ध्यान रखना है कि आपने वो वाली बातें लिखनी है यहाँ पे, अगर तो सेपरेट पर्सनैलिटी की ही खाली बात होगी, चाहे इफेक्ट हो चाहे कॉन्सिक्वेंसेज हो, तो फिर मेरे बच्चे वो तीन बातें ही लिखनी है। और अगर रजिस्ट्रेशन की वहां पे बात होगी, चाहे इफेक्ट हो चाहे कॉन्सिक्वेंसेज हो, फिर वहां पे ये पांच बातें लिखनी है। आप ध्यान रखोगे कि नहीं? सेपरेट पर्सनैलिटी में क्या था बोला? तीन बातें कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, परपेचुअल सक्सेशन, और सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। और यहां पे क्या होगा वो भी है, लेकिन वो एक आधे पॉइंट में कहीं बीच में कहीं लिख दी होगी, एक आधे पॉइंट में, बाकी जरा देखिएगा। जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, अब पहले पॉइंट को समझने के लिए ये बच्चों को समझ नहीं आता, इसको जरा देखिएगा। ये कुछ लोग हैं, इन्होंने मिलकर कंपनी बनाई, और कंपनी बनेगी किस दिन बोला? जिस दिन रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट हुई अंडर कंपनी एक्ट 2017, और वो खुद क्या बन जाएगी? एक इंसान। इस इंसान की मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके पास चली जाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। और इस सारे को मिला के, तीनों चीजों को मिला के, कंपनी, डायरेक्टर्स, मालिक, लफ्ज क्या बोलते हैं हम? बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर क्या है? जहां पे मालिक अलहदा हो, इदारा खुद एक इंसान हो, और उस इंसान का मैनेजमेंट और कंट्रोल किसी और के पास हो, इनको हम ओवरऑल मिला के लफ्ज क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। अब जब मैंने लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट बोला, इसमें तो लोग भी आ गए, कंपनी भी आ गई, कंपनी को चलाने वाले भी आ गए। तो ये नहीं सोचना सर इंसान भी बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। भैया बॉडी कॉर्पोरेट का हिस्सा तो होते हैं ना। बॉडी कॉर्पोरेट ना सही, कम से कम क्या है, देख पंगे ले रहा था, गिर गई। तो भैया क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट इंसान हिस्सा है उसका, ये नहीं कि इंसान खुद बॉडी कॉर्पोरेट होता है, इंसान बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता, लेकिन उस बॉडी कॉर्पोरेट का हिस्सा होता है। याद रखोगे? अब ये बच्चे क्या करते हैं, पहला पॉइंट मुझे बार बार पूछते हैं, सर ये क्या होगा? सर इनसे गलती होगी बेचारों की, किताब वालों से, इनको समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही? कहता रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स एज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हुई उसके ये इफेक्ट्स होंगे। क्या? द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम टुगेदर विद अदर पर्सन एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम, वो जो कंपनी के मालिक थे और बनते वक्त, और जो फिर जब कंपनी बन गई थी उसके बाद आने वाले लोग, ये उस कंपनी की सारी जिंदगी में अब ये क्या कहलाया करेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। कहता है कि वो मालिक शुरू वाले और बाद में आने वाले लोग आ रहे बॉडी कॉर्पोरेट। आज के बाद ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। आप समझ लें? सर वो मालिक और बाद में आने वाले लोग बंदे कैसे बॉडी कॉर्पोरेट हो गए? भाई बॉडी कॉर्पोरेट का हिस्सा हो गए ना, एक ही बात है, याद रखोगे इस बात को। अरे बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वो क्या है? बनाने वाले और बाद में आने वाले। ये आज से क्या कहलाया करेंगे? आज से ऑनवर्ड बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट। और किस नाम से? जो जो कंपनी का नाम है, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले क्या था? इंकॉन्टेंट नेम। तो उस नाम से आज से ये क्या बन जाएंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब इनकी हैसियत अलग है, कंपनी अलग है, मालिकों की हैसियत, मैनेजमेंट की हैसियत, कंपनी की हैसियत, सबकी अपनी अपनी हैसियत है, सादा अल्फाज। तो बॉडी कॉर्पोरेट का यही मतलब हो, याद रखोगे इस बात को। ये पहला पॉइंट इंतहाई आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आखिर तक, पेपर से 2 दिन पहले तक भी मुझे लोग ये भेजेंगे, सर ये नहीं समझ आ रहा। वो कह रहा है सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम और बाद में आने वाले मेंबर्स, सर वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएंगे सर, कैसे? भाई बॉडी कॉर्पोरेट का हिस्सा हो, और बॉडी कॉर्पोरेट होती ही ये है जहां पे इंसान भी हो, और इंसान, अच्छा मान लो कंपनी ने आगे कंपनी बना ली हो, है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन अगेन उसमें जो कंपनी की मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके पास होगा? इंसानों के पास। एक कंपनी आगे कंपनी बना सकती है, लेकिन वहां पे डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा? आम नेचुरल पर्सन। कंपनी किसी किसी की डायरेक्टर नहीं बन सकती। खैर पढ़ेंगे इसको, पहला पॉइंट। उसके बाद द बॉडी कॉर्पोरेट इज केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शन ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। अब मेरे बच्चे जब वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी, बॉडी कॉर्पोरेट बन गई, अब वो बॉडी कॉर्पोरेट वाले सारे काम कर सकते हैं, यानी कि वो जो आर्टिफिशियल पर्सन बन गई है, अब वो आम इंसानों वाले जो आर्टिफिशियल पर्सन कर सकते हैं, वो सारे काम कर सकती है, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। और इसमें क्या होगी? परपेचुअल सक्सेशन होगी, और इसकी ये कॉमन सील वाली बात तो है भी नहीं इसमें। देखिएगा कॉमन सील तो नहीं है ना उसमें। तो
कहता है कि द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आर एज स्टेटेड इन कनेक्शन विद एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। कंपनी इज द रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या उसका स्टेटस वो ही होगा जो आपने एप्लीकेशन में बताया है। पता नहीं क्या बताया होगा, सर इतने दिनों में बन रहा है, बना ले हैं, लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहला पहला रजिस्टर्ड ऑफिस आपने 30 दिन के अंदर बना के बताना होगा। फिलहाल आज के दिन में जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेटस क्या है जो एप्लीकेशन में हमने बताया, फिलहाल वही स्टेटस। अब वो क्या है हमें नहीं पता उसमें क्या है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि कंपनी बनने के कितने दिनों में रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना होता है हमें, 30 दिन के अंदर, वो देखेंगे आगे जाकर। उसके बाद इन केस ऑफ ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम होल्डर ऑफ द इनिशियल शेयर। कंपनी जब बन गई तो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम थे वो पहले पहले कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, क्योंकि पहले उन्होंने शेयर लेने का वादा किया था, कंपनी तो नहीं थी, क्योंकि शेयर होते हैं कंपनी के। अभी तो कंपनी बनी नहीं थी, कंपनी कब बनेगी जब वो रजिस्टर्ड हुई। जब वो कंपनी बन गई, वो जो वादा था उनका शेयर लेने का, आज से उन वादे के मुताबिक वो क्या हो गए, उतने शेयर्स के मालिक हो। लेकिन हुए कब हैं, जब कंपनी बनी है। उससे पहले खाली वादा था, अगर वो कंपनी बनती ही ना तो शेयर होल्डर बनते ही नहीं। और फिर द पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे। जिन लोगों के हमने कंपनी बनाते वक्त ना पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, कंपनी एक गाड़ी की तरह है। ये गाड़ी कभी भी ड्राइवर के बगैर नहीं छोड़नी है, ये हमेशा चलती रहने वाली गाड़ी है मान लो, और ये कभी भी ड्राइवर के बगैर नहीं छोड़नी। और ड्राइवर कौन होते हैं, इसके डायरेक्टर्स। इसलिए जब हम कंपनी बनाने जा रहे होते हैं ना, तो बनाते वक्त ये ना हो कि पहले कंपनी बनेगी, फिर 10 15 20 दिन के अंदर हम डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, लोग कहते हैं ना ना ना, कंपनी कभी भी डायरेक्टर के बगैर नहीं छोड़नी। इसलिए जब हम पहले जब डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं ना, लेवल लिखा था ना कि मेमोरेंडम आर्टिकल प्लस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में एक एक लिस्ट होती है। जैसे हम सब डायरेक्ट कंपनी बनाने जा रहे हैं, हमने एक लिस्ट और ऐड कर दी, सर अगर ये कंपनी बन गई ना, ये लोग इस कंपनी के डायरेक्टर होंगे, तो डायरेक्टर्स के नाम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ ही हम जमा करवा दिया करते। और फिर जिस दिन कंपनी बन जाती है, जिनके नाम दिए थे वो क्या कहलाते हैं, उसके डायरेक्टर। याद रखोगे, ये क्या है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। कि मेरे बच्चे ऐसे ही चाहते ना चाहते हुए आपने याद करके पेपर में लिखना अगर नंबर लेने हैं। लो बेटा, आखिरी टॉपिक आज, कैरिंग ऑन बिजनेस विद फ्यूअर देन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। आप पहले तो देखिएगा, उसने आपको बता दिया कि कम से कम मेंबर कितने होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। कहता है अगर तो सिंगल में, उसमें तो रौला ही हो गया ना, उसमें तो बंदा ही एक होता है, उसको तो गोली मार, गोली नहीं मारनी। अगर वो मर गया तो उसकी जगह पे कौन आएगा, नॉमिनी। और नॉमिनी की जिम्मेदारी क्या है, दो, मैनेजर करना है उसको, और दूसरा हाँ ट्रांसफर करना। ठीक होगा, फिर आप दूसरों की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे तो एक होगा, एक से कम क्या होगा, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मेनली किसको देखना हमने, बाकी कंपनीज को, अदर देन सिंगल मेंबर। तो कम से कम कितने मेंबर हों, कहते हैं अगर तो प्राइवेट कंपनी हो तो दो कम से कम, और अगर तो पब्लिक हो तो कम से कम 3 मेंबर हो। अब टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि बिजनेस आप कैरी ऑन कर रहे हो विद फ्यूअर देन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हमने आपको बताए हैं, आप उनसे कम लोगों के साथ, मेंबर्स के साथ अगर बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि आपको कानून ने बताया था कि प्राइवेट कंपनी लेकर जा रहे हो अदर देन सिंगल तो 2 बंदे थे, और पब्लिक में कम से कम 3 हो। लेकिन आप प्राइवेट कंपनी लेकर जा रहे थे, सिंगल मेंबर भी नहीं थी और उसमें बंदा एक थी। अब या तो वो सिंगल मेंबर होती है, लेकिन आप अदर देन सिंगल है और बंदे भी कितने, एक। और पब्लिक कंपनी थी, उसमें कम से कम 3 लोग होने चाहिए थे, लेकिन आप 2 लोगों के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे कानून कहेगा कि भाई ये गलत कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर कोई गलती होगी तो उसका होगा क्या, इस यहाँ पे बनना क्या है। मान लो मेरे मिस्टर ए, बी और सी, हम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ले लें। इन तीनों ने मिलके मेरे बच्चे क्या हुआ, इन तीनों ने मिलके एक कंपनी बना ली, एक पब्लिक कंपनी बना ली मेरे बच्चे, सीएफई लिमिटेड। मिस्टर सी ने क्या किया, मिस्टर सी ने अपने, ये अच्छी खासी चल रही थी, अज्यूम कर लो 1 जनवरी 2024 को मिस्टर सी ने क्या किया, अपने सारे शेयर्स मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिए और खुद बीच में से निकल गए, शेयर ही नहीं रहे। शेयर किसको भेज दिया उसने, मिस्टर बी को। और मिस्टर सी अब मजीद मेंबर नहीं रहा, तो मेंबर कितने रह गए, 2। और कंपनी कौन सी थी, पब्लिक, पब्लिक कंपनी थी, मेंबर रह गए 2। क्या मैं ये कह दूं कि 1 जनवरी के बाद अब कंपनी जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है उससे नीचे काम कर रही है। यहां पे कानून बीच में आ गया, कानून कहता है ये क्या कर रहे हो, आप तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम हो। कहता सर हमें पता है, हम अंधे हैं। कहता ठीक हो गया, पता है ना, आपके पास है 180 दिन, 180 दिनों में अपने बंदे पूरे करो।
और ये बंदे पूरे करने किसकी जिम्मेदारी होती है? रिमेनिंग मेंबर्स की। नंबर ऑफ मेंबर पूरे करना किसकी जिम्मेदारी होगी? रिमेनिंग मेंबर्स की। रिमेनिंग कौन है? उसके जाने के बाद जो बच गए उनकी जिम्मेदारी है मिस्टर ए और बी कि वो दोबारा नंबर ऑफ मेंबर पूरे करें। और ये कितने अरसे में? जिस दिन कम हुए हैं मिनिमम से उसके 180 दिनों के अंदर आपने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पूरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर नहीं करने, कर लो, 180 दिनों के बाद भी नहीं करना। तो लॉ फिर गुस्से में, लॉ ने कहा कि 180 दिनों के बाद जितने दिन भी या जितने महीने साल भी, हालांकि हम साल निकाले नहीं, चैप्टर नंबर 12 में जाके पढ़ेंगे, इस कंपनी को वैसे भी खत्म कर देंगे हम, लेकिन जब तक खत्म नहीं हो, बात कर रहा हूं अभी समझाने के लिए, जितना अरसा भी ये कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे ऑपरेट करेगी, लेकिन कब? 180 दिनों के बाद, उससे पहले नहीं। वो मौका है आपको, कर लो भैया, कर लो पूरे, कोई दिक्कत नहीं उस वक्त। यहाँ पे कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पे है? यहाँ पे 180 दिनों के बाद। तो जितने दिन भी, मान लो कि आपने उसके बाद 40 दिन मजीद मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पूरे नहीं किए, लॉ कहता है इन 40 दिनों में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो मेंबर जिम्मेदार हैं जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे काम कर रहे हैं, और उनकी जिम्मेदारी से नंबर ऑफ मेंबर पूरे करना। और ये अच्छा, 40 दिनों के बाद उन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पूरे कर लिए, उन्होंने एक और मिस्टर डी को मेंबर बना लिया यहाँ पे, और दोबारा से 3 मेंबर पूरे हो गए। लेकिन यहाँ पे ये जो गफलत बरती थी इन्होंने, इस गफलत में ये दोनों ही जिम्मेदार उसके बाद भी जिम्मेदार ही रहेंगे इन दिनों के लिए। सिर्फ जब मेंबर पूरे हो गए दोबारा से कंपनी जिम्मेदार होना शुरू हो जाएगी। 40 दिनों के बाद जब इन्होंने पूरे कर लिए दोबारा से कंपनी जिम्मेदार। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में, ये जो टाइम ड्यूरेशन था, इस टाइम ड्यूरेशन में कौन जिम्मेदार होगा? हाँ, वो जो कम मेंबर थे वो जिम्मेदार। लेकिन अगर ये दोनों खुदा ना खासा, जिस दिन वो खुदा ना खासा उसकी डेथ हुई मिस्टर सी की, चलो वो डेथ होगी उसकी, मान लो, नहीं डेथ ना कहो, वो जिस दिन उसने फोन किया ना, भाई मैंने शेयर आप लोगों को भेज दिए हैं, मुबारक हो, आप लोग मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम हो। वो दोनों बाइक पे जा रहे थे और बेचारों की बाइक टेंशन में ना कहीं बाइक ठुक गई और दोनों कॉम में चले गए। अब जब मेरे बच्चे, उनको तो पता ही नहीं हमारे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, वो तो कॉमे में पड़े होंगे। अच्छा, ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कंपनी नीचे भी ऑपरेट कर रही हो और रिमेनिंग मेंबर्स को पता भी हो कि हम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से पूरे हैं, नीचे है, तो फिर वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन उनको तो पता ही नहीं बेचारे, वो तो कॉमे में पड़े होंगे। फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर लॉ आपको मौका देगा, जब कॉमे से बाहर आओगे फिर देखेंगे, याद रखोगे इस बात को। लेकिन फिलहाल ये मेरे बच्चे, जितने दिन ये गफलत रही, ये वो गफलत के 40 दिन। वाह, इस पे तो किताब भी हो सकती है, गफलत के 40 दिन। ये तो सोचा ही नहीं हमने। चले पहले ये पढ़ लें, उसके बाद हम इस पे किताब लिखेंगे। सीए के स्टूडेंट्स की गफलत के 40 दिन, हैं? जब उसको मौका था कि फास्ट ट्रैक में पेपर पास कर सकता था, 40 दिन की वो क्लासें थी, लेकिन वो गफलत के 40 दिन उसने पास नहीं किया। चले खैर वापस दोबारा बता रहा हूँ मेरे बच्चे, जितने दिन ये गफलत रहेगी, इस गफलत में कौन जिम्मेदार होगा? और मेंबर्स। उन मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके लिए घर से लाके पैसा पूरा करेंगे, कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, जब पूरे हो गए दोबारा से कौन जिम्मेदार हो जाएगा? कंपनी। और जो नया आया है, क्या सर उसको कहेंगे ये जो गफलत के 40 दिन थे इसमें तू भी हमारे साथ हिस्सेदार बन? लॉ कहते ना ना, ये वही है जिन्होंने गफलत की है, उसका क्या कसूर है बेचारा, वो तो अभी है यार। वो आपको ज्वाइन भी नहीं करेगा इस गफलत के लाइबिलिटी के अंदर। और ये बात समझ आ रही है? देखिएगा, कहता है कि इफ एट एनी टाइम द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 180 डेज, 180 दिनों से ज्यादा, व्हाइल द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड बिलो द मिनिमम नंबर एज मेंशन अबव। वो जो आपने प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 3 ऊपर आपने पढ़े हैं, उससे नीचे काम कर रही थी 180 दिनों के बाद भी, एवरी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दैट टाइम इट्स सो कैरी ऑन बिजनेस, यानी को उस टाइम के बाद जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे थे वो, और जो लोग मेंबर रह गए थे उस वक्त मिनिमम से नीचे, आफ्टर दोज 180 डेज एंड इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, और उनको उस फैक्ट का इल्म भी था, उनके नॉलेज में था, ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विद फ्यूअर देन 2 मेंबर और 3 मेंबर, यानी कि प्राइवेट है तो 2, पब्लिक है तो 3 से कम, और उनको इस बात का इल्म था, एज अ केस में भी शैल बी सेवरली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ होल। सेवरली क्या होता है? अकेले अकेले भी, बिल्कुल यानी कि सादा फॉर्म में जिस तरह पार्टनरशिप होती है, मिलकर भी और अकेले अकेले भी, shall be severally liable for payment of whole debts of the company contracted during that time। उस टाइम में severally मतलब होता है इंडिविजुअली, यानी कि इंडिविजुअली
वो उस दौरान होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कैसे जिम्मेदार होंगे, पूरे के पूरे जिम्मेदार, घर बना के चाहिए एक ही बंदे से सारे पैसे रिकवर करने, एंड मे बी सूट देयरफॉर विदाउट जॉइंडर इन सूट ऑफ एनी अदर मेंबर, यानी कि एक बंदे पर भी केस करके आप सारे पैसे रिकवर कर सकते हो उससे। यानी कि हम सब लोग चले, हम 2 मेंबर ही रह गए, हम 3 मेंबर थे पब्लिक कंपनी, वो चला गया। अब जितनी लाइबिलिटीज हैं वो गफलत 140 दिनों, सॉरी 180 दिनों के बाद जितनी गफलत वाले दिन थे, उसमें होने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैं ये और मैं जिम्मेदार हूं। और ये हमारी लाइबिलिटी भी कैसी है, सेवरल, उसने ज्वाइंट का लफ्ज भी नहीं बोला, मजे की बात, सेवरली, अकेला अकेला बंदा उस दौरान होने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जिम्मेदार है, एक पर ही केस करके दूसरे को शामिल किए बगैर सारे पैसे उसी से रिकवर हो सकते हैं। याद रखोगे इस बात। और वो उसको ये नहीं कह रहा कि वो दूसरे से भी रिकवर कर सकता है, नहीं, लॉ खामोश है इस बात पे। वो कह रहा है एक से ही हम रिकवर कर लेंगे कंपनी के वो सारी लाइबिलिटीज, वो करे या ना करे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टनरशिप में तो इजाजत होती है, एक बंदा पे करे वो दूसरे पे केस करे, वहां पे लाइबिलिटी ज्वाइंट और सेवरल होती है, मिलकर भी और अलग-अलग भी। यहाँ पे सजा के तौर पे क्या रखा है, सिर्फ सेवरल, यानी कि एक ही बंदे पर केस करके सारी लाइबिलिटीज रिकवर कर ली और उसको कोई हक नहीं देना दूसरे बंदे पर केस करके पैसे रिकवर करने। शदीद मुस्लिम जो पकड़ा गया, सही बात। ये मेरे बच्चे हमारा चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ। मेरे बच्चे इसमें देखें आगे चैप्टर नंबर 2 जो भी है, सिर्फ चैप्टर नंबर 3 पे थोड़े से दिन लग रहे हैं, एक वीक, उसके बाद इंशाल्लाह 440 ही होगा। लेकिन फिर अगेन उसी तरह इंशाल्लाह जिस तरह है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस साथ साथ पढ़ते जाइएगा, बार बार रिपीट करते रहिएगा, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी मेरे बच्चे आज के बाद फिर 24 को।